अप्रैल को एक महासंग्राम होने वाला है। सोमवार को पश्चिम बंगाल और असम में वोट डाले जाएंगे। चुनाव के पंडितों का मानना है कि असम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। कुछ का कहना है कि वो सरकार भी बना सकती है, मगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हिला पाना मुश्किल लग रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर भी ममता का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ऐसे ओपिनियन पोल्स में निकलकर आ रहा है। तो चुनाव के इन दिलचस्प प्रेडिक्शंस पर आज हम चर्चा करें इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं तमन्ना और मेरे साथ आज जुड़ेंगे CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले पश्चिम बंगाल पर हम नजर डालते हैं और वहां पर किस तरह के रुझान दिख रहे हैं ओपिनियन पोल्स के मुताबिक। लाहिड़ी जी, दो मुख्य अगर ओपिनियन पोल्स हम देखें, ABP नीलसन और सी वोटर के जो निकल कर आए हैं, दोनों में ममता बनर्जी को क्लियर लीडर दिखा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट ने अपनी जमीन फिर से बनाई है। हाँ, ये दोनों ओपिनियन पोल से जो आ रहा है, इसमें तो ये लग रहा है कि ममता बनर्जी भले ही दोबारा मुख्यमंत्री चुन के आ रहा है, बट उनका सीट थोड़ी बहुत कम होने जा रहा है। जितना कम होगा उतना ही लेफ्ट से कांग्रेस से ज्यादा लेफ्ट को फायदा होने जा रहा है। पर मुझे इसमें थोड़ा सा शक है, क्योंकि अभी गांव का जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे पहला फेज जो होने जा रहा है 18 जो सीट है, उसमें ज्यादा दर पे सीट पे ममता को ही आगे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो बढ़त पहले से ही ममता ने ले लिया पहले फास्ट बेस में, तो इसमें मुझे अभी भी ओपिनियन पोल का आंकड़ा में थोड़ा सा डाउट है। लेकिन इसका जो मूलभूत जो इनका जो दिखाया है, इसके कारण ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत माइनॉरिटी वोट वो ममता से शिफ्ट किया लेफ्ट और कांग्रेस के तरफ। लेकिन ऐसे जमीनी हकीकत तो है नहीं अभी तक मेरे पास जो जानकारी है। ओके। संजय कुमार जी, फिगर्स के आधार पर, और दो ओपिनियन पोल्स को मुख्य रूप से हम ले रहे हैं यहाँ पर, ABP नीलसन और सी वोटर का जो पोल है, फिगर्स के आधार पर ममता को चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अगर हम रीड करें तो लेफ्ट की जो बढ़त है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो 2011 के चुनाव थे उसमें ममता बनर्जी ने एक लैंडस्लाइड विजय पाया था और एक तरह से वाइप आउट कर दिया था लेफ्ट के कई गढ़ों को। देखिए, स्पष्ट है जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस, जिन्होंने कई साल तक, कई दशकों तक एक दूसरे के चुनाव के खिलाफ चुनाव लड़ा, और इस चुनाव में वो दोनों एक तरह से तालमेल कर रहे हैं, भले ही वो पर्दे के पीछे का तालमेल है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ममता बनर्जी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चिंता करने की अगर जरूरत है तो वो लेफ्ट और कांग्रेस को है, और यही वजह है कि दोनों आपस में तालमेल कर रहे हैं ममता बनर्जी को हराने के लिए। हमें इस बात को पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो आंकड़े जो हैं, ये आंकड़े पिछले 10-15 दिनों में इकट्ठा किए गए हैं। चुनाव बहुत लंबा है, 4 अप्रैल से होकर शुरू होकर वो 5 मई तक जाएगा, और इस दौरान कई चीजें बदल सकती हैं। तो ये दर्शकों को स्पष्ट करना चाहिए कि ये आकलन मार्च के आखिरी सप्ताह या दूसरे सप्ताह का है, और ये नहीं मान लेना चाहिए कि नतीजे भी बिल्कुल यही होंगे। ये एक ट्रेंड बताता है, और मुझे लगता है ये ट्रेंड काफी स्पष्ट है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो आपने 2011 का जिक्र किया, और 2011 के साथ साथ हमें 2014 का चुनाव भी देखना चाहिए। और 2011 और 14 के बीच में अगर किसी की पॉपुलैरिटी वेस्ट बंगाल में बढ़ी है तो वो ममता बनर्जी की बढ़ी है। नहीं, रामकृपाल जी, ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बरकरार है ऐसा नजर आता है ओपिनियन पोल्स के द्वारा, और जैसे संजय कुमार ने उसमें काफी केविएट्स दिए कि ये एक लिमिटेड पीरियड में किए गए पोल्स हैं, अभी बहुत कुछ बदल सकता है और ये फाइनल रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन पर्सनालिटी फाइट के अगर हम बात करें और उस पर ध्यान दें, ममता बनर्जी के सामने वैसा कोई लीडर खड़ा नहीं हुआ है, और ज्यादा एडवांटेज इसलिए ममता बनर्जी को जा रहा है। देखिए तमन्ना जी, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ कोई बहुत लीडरशिप की बात आप कह सकती है, लेकिन मेरा जो आकलन ये है कि जो ओपिनियन पोल आए हैं, जो एक परसेप्शन पहले से जनता के बीच में भी है और पूरा सब लोग जानते हैं, करीब करीब संकेत उसी की तरफ है। जैसा कि संजय जी ने भी कहा कि अगर आप ये देखें तो ममता जी दोबारा सत्ता में आ रही हैं, इसमें
अगर कोई चौंकाने वाली बात नहीं हुई तो इसमें मतलब अमूमन ये सर्वमान्य है और सब लोगों ने मान लिया है। दूसरी तरफ बात यह है बेसिकली कि नुकसान किसका हो रहा है और ममता के आने के बावजूद थोड़ा बहुत बढ़त किसकी है, तो मैं ये कहूंगा कि बंगाल में अभी तक जो ओपिनियन पोल आ रहा है और ये भी वो करीब करीब एक ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऐसी हैं। देखिए 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी ममता के साथ भी है, नो डाउट। उसको बहुत हो सकता है कि सीटों में आपको न दिखाई दे, लेकिन बंगाल की जनता ये सीपीएम को वहां एक अल्टरनेट मान रही है, इस बात के संकेत आ रहे हैं। वो हो सकता है कि सीपीएम इस लायक नहीं, लेकिन सीपीएम अगर बढ़त बना रही है और जो बढ़त रहेगी इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीपीएम की जो बढ़त है वो किसकी कॉस्ट पे है, वो ममता की कॉस्ट पे है या कांग्रेस की कॉस्ट पे है। जो अभी तक मैंने थोड़ा बहुत आकलन देखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कॉस्ट पे सीपीएम बढ़ रही है, ये बात समझ लीजिए। जो एक नेशनल अल्टरनेट पार्टी थी वो धीरे धीरे जिन राज्यों में सत्ता में भी नहीं थी लेकिन एक थोड़ा सा पोटेंशियल अपोजिशन का काम कर रही थी, वो भी अब सिमटती जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए ममता जी तो निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन बंगाल की जनता ने कमोबेश अभी के जो संकेत आ रहे हैं मान लिया है कि टीएमसी एंड सीपीएम यही वहां के एक सत्ता में रहेगा, एक अपोजिशन में। ये और जिस तरह सीपीएम को बढ़त दिखा रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो न भी हो तो भी एक बात तय है कि नंबर 2 सीपीएम रहेगी और सीपीएम पहले से अपनी स्थिति बंगाल में बेहतर करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय जी, बीजेपी किस तरह का एक पिक्चर इसका नजर आ रहा है इन ओपिनियन पोल्स के द्वारा, क्योंकि बीजेपी की परफॉर्मेंस में इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि 2014 में उनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी असेंबली सीट्स में, और आज नेशनल पार्टी है, इन पावर है, तो लोग देखना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के चांसेस इंप्रूव होते हैं। और एबीपी नीलसन के पोल के मुताबिक उनका वोट शेयर सिग्निफिकेंटली बढ़ने भी जा रहा है। तमन्ना जी, आप वेस्ट बंगाल का बात कर रही हैं या वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ, असम पे हम आए नहीं। हाँ, वेस्ट बंगाल मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी को लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया, लगभग वो तीसरे नंबर की पार्टी थे और कांग्रेस को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। 18% वोट थे उनके पास, 2 लोकसभा के चुनाव सीटें जीती थी। उसकी तुलना में बीजेपी के वोट में गिरावट आएगी, कम से कम वेस्ट बंगाल में मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी लोकसभा के चुनाव की तुलना में बेहतर कर पाएगी। बीजेपी के वोटों में कुछ गिरावट आएगी। गौतम लाहिड़ी जी, बीजेपी में इसलिए इंटरेस्ट इतना है क्योंकि एक नेशनल पार्टी के रूप में वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी, और वेस्ट बंगाल वैसे गेन ज्यादा है, लूज कम है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम है। लेकिन आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बीजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि लेफ्ट फिर से उभर के आ रहा है। तो इसलिए अब आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले वित्त मंत्री जब एक बयान देके खास तौर पे लेफ्ट का पॉलिसीज के ऊपर अटैक किया था। अगर लेफ्ट जितना आगे बढ़ेंगे, सेंटर में बीजेपी सरकार जो चाहते हैं रिफॉर्म प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें और भी दिक्कत होगी। इसलिए भाजपा को चाहिए, भाजपा के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे लेफ्ट का ये जो आगे जो बढ़ने का जो सूचना जो दिखाई दे रहा है, इसको किसी तरह से रोकना है। अगर अभी भी समय है, लेकिन भाजपा जितना वहां पे ध्यान देंगे, जो ध्यान अभी तक नहीं दे रहे थे। देखिए 2014 में भाजपा 24 सीटों में आगे थे, 28 सीटों में उनके सेकंड पोजीशन में आए थे। तो एक बेस उनमें बनाया था, उसमें कंसंट्रेट करके अगर वो लड़ेंगे, अगर जितना वो लड़ पाएंगे उतना ही लेफ्ट का सीट कम होने का संभावना है। रामकृपाल जी, इश्यूज की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस पूरे इलेक्शन के पहले, इलेक्शन तो खैर सोमवार से शुरू होगा, लेकिन कैंपेन में भ्रष्टाचार इतना बड़ा इशू रहा है, ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर इतने अटैक हुए हैं, चाहे वो शारदा स्कैम हो, नारदा का स्टिंग ऑपरेशन हो, नेताजी फाइल्स हो। ऐसा लग रहा है इन ओपिनियन पोल्स को देखकर कि ये बड़े इश्यूज नहीं है, वोटर्स के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं।
देखिए तमन्ना जी, पिछले कई इलेक्शंस में देखा गया है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक मासेस के लेवल पर अगर आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो ये जो मीडिया में बहुत करप्शन और इसकी तमाम चीजें आती रहती है, उसका कोई बहुत असर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल असर नहीं पड़ता, असर होता है, लेकिन वो कोई डिसिसिव फैक्टर नहीं होता है। डिसिसिव फैक्टर यही होता है कि आप बाकी चीजों में उस लीडर का मासेस में कितना प्रभाव है, मासेस उसको कितना हद तक एक्सेप्ट कर रही हैं। इस लेवल पर, इस मापदंड पर ममता बनर्जी जी अभी बंगाल में उनके सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि सीपीएम, अब वेस्ट बंगाल में असली लड़ाई यह है कि नंबर 1 और नंबर 2 तो क्लियर है। बीजेपी और कांग्रेस में फाइट इस बात की है कि नंबर 3 और नंबर 4 कौन रहेगा। बीजेपी नंबर 3 थी लोकसभा में, क्या वो अपनी थर्ड पोजीशन बचाएगी? अगर थर्ड पोजीशन वो बचा लेती है तो बीजेपी का गेन है। वो फोर्थ कांग्रेस चली जाएगी, इसका मतलब है कि कांग्रेस वहां भी बहुत हाशिए पर आ गई। लेकिन अगर कांग्रेस वहां थर्ड बचा रहती है तो अभी बीजेपी को तो पहले ममता, जो एक सपना उसका था कि ममता के सामने बीजेपी ही सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्टी होगी, वो छोड़ दीजिए। अभी तो उसको ये तय करना है, लड़ना है कांग्रेस से वहां, कि वो कांग्रेस से बेहतर विधानसभा में हो पाती है कि नहीं। इसके बाद तो इसलिए बीजेपी, जैसा मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल की अमूमन वहां पर एक अपोजिशन है जो सीपीएम है और एक ममता बनर्जी है। जिस तरह से सीपीएम कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि संकेत आ रहे हैं, अगर ये चुनाव में आते हैं तो निश्चित तौर पर ममता जी के लिए सरदर्द बीजेपी नहीं होगी, कांग्रेस नहीं होगी, सरदर्द उसके लिए सीपीएम ही हो रहेगी। ओके, गौतम लाहिड़ी जी, लेकिन 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी जितनी है उतनी नजर नहीं आ रही इन ओपिनियन पोल्स के कारण। उसके क्या कारण है? अगर जो ओपिनियन पोल्स हैं वो सही दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं और ममता कंफर्टेबली जीत सकती है, तो उसके सबसे बड़े कारण क्या होंगे आपके मुताबिक? देखिए, सबसे बड़े कारण जो है, जो 2008 साल से सीपीएम का पार्टी का जो खास तौर पे गांव में जो उसको पकड़ था, वो धीरे धीरे खिसक रहे थे। 2009 में लोकसभा चुनाव में वो दिखाई दिया। 2011 में तो बिल्कुल क्लियर ही था चुनाव का पहले कि सीपीएम का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। या अभी भी उसका जो रिवाइवल है वो अभी तक हो नहीं पाया है। पर्टिकुलरली इन गांव एरिया में आप देखिएगा, जितना नीचे तक का जो उसका कैडर थे, कॉमरेड थे, वो सारे शिफ्ट कर गया तृणमूल के तरफ। और इसलिए आप जो मुद्दा जो बता रहे थे, भ्रष्टाचार, वो बाकी जो मुद्दा, ये शहर का एरिया में जितना दिखाई दे रहा है उसका अपोजिशन पार्टी कैश नहीं कर पा रहा है। आप जो वामपंथी को माना जाता था कि वो स्ट्राइक, हड़ताल, चक्का जाम, रेल रोको लेके मशहूर है, देखिए एक भी उन्होंने ऐसा कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया ममता जी के खिलाफ। वो सिर्फ मीडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मीडिया उसका इशू आगे लेके जाएंगे, कि मीडिया के ऊपर निर्भरशील जो पार्टी है, जो इसलिए ममता का कोई चिंता नहीं हो रहा है क्योंकि उस सड़क पे कोई इसका अपोजिशन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीचे स्तर पे कैडर और दोनों पार्टी का, कांग्रेस और वामपंथी दोनों का कैडर खिसक गया तृणमूल के तरफ। नहीं, लेकिन फिर देखिए ये सवाल है रामकृपाल जी कि जो परिवर्तन की बात करके ममता बनर्जी आई थी पश्चिम बंगाल में और लेफ्ट के 34 साल का शासन तोड़ दिया था, क्या वो परिवर्तन दिखा है? कुछ हद तक तो दिखा है पश्चिम बंगाल में, फिर ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल दिखा है, मैं बता रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि जैसा दादा ने अभी कहा कि जो सीपीएम की जो मेन बात थी कि उनकी गांव-गांव में पकड़ होती थी, ममता जी ने एक एक चीजों को लक्ष्य किया है और निश्चित तौर पर वहां पे ममता जी ने अपनी पैठ बढ़ाई है और बहुत सारे ऐसे काम, देखिए मैं बंगाल के तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई है जो वहां के हैं और हर तबके के लोगों से, लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत सारा वहां पे लोग संतुष्ट हैं। और जैसे तमिलनाडु में अम्मा जी जो करती हैं, करीब करीब ममता जी ने भी उस तरह का ये कोशिश की है कि गरीब, मध्यम वर्ग, इनके बीच में कुछ हमारा जो काम है उनके बीच में दिखे, ताकि ये जो है करप्शन, देखिए करप्शन तो सीपीएम के साथ भी था, तो अगर करप्शन इनके साथ भी लगता है तो वो दोनों, चूंकि वो भी उसके साथ भी उतना ही जुड़ा हुआ है, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बात ये होती है कि कौन
और जैसा वहां के एक अपर मिडिल क्लास भी बंगाल का फील कर रहा है कि आने वाले समय के लिए ममता जी कुछ अच्छा कर रही हैं। कम से कम इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में जो उन्होंने दूसरों से जिस तरह से पूंजी की बात की है, और जिस तरह से शॉपिंग मॉल वहां लोग बंगाल में बता रहे हैं कि जिस तरह से है, नए जो शहर बस रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली उसके सामने कुछ नहीं है। तो एक देखिए, वहां का जो पढ़ा लिखा तबका भी है, जो अमूमन सीपीएम से कभी उबा हुआ था, वहां ममता जी से उसकी वो एंटी इनकमेंसी वाली वो फीलिंग नहीं है कि नहीं, अभी तक तो नहीं है जी। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे हम बात करेंगे असम की, और असम में ओपिनियन पोल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक पोल तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि तरुण गोगोई की गद्दी पूरी तरह से जाने वाली है और बीजेपी एजीपी मिलकर वहां पर सरकार बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं। सी वोटर ने एक हंग असेंबली की फोरकास्ट की है। क्या नजर आ रहा है असम में, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। अगर असली फाइट है इन इलेक्शंस में तो शायद असम में है, और इसलिए इतना इंटरेस्ट है कि असम में क्या होने जा रहा है। बीजेपी ने एजीपी से हाथ मिलाया है, बीपीएफ से हाथ मिलाया है, और चुनाव के पहले एक जो सीनियर कांग्रेस के नेता माने जाते थे हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको खींच लिया अपनी तरफ। चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी अनाउंस किया है सोनोवाल को, जो वो अक्सर करते नहीं हैं। तो क्या एक बड़ी फाइट मिलने वाली है? सी वोटर के मुताबिक त्रिशंकु एक सिचुएशन बन सकती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जहां एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल बन सकते हैं किंग मेकर, लेकिन एबीपी नीलसन के मुताबिक पूरा पासा पलटने जा रहा है। बीजेपी, एजीपी और बीपीएफ मिलकर जहां 2011 में 27 सीटों के साथ थे, वो मिलकर इस बार 78 सीट लेकर जा सकते हैं, यानी 126 सीटों के असेंबली में क्लियर लीडर हो सकते हैं। आइए हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं वो क्या सोचते हैं इस सिचुएशन के बारे में। संजय कुमार, आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा लाइकली सिनेरियो नजर आता है? नहीं, मुझे बहुत स्पष्ट मुझे लगता है कि अगर 4 राज्यों में किसी एक राज्य में बहुत साफ तस्वीर निकल रही है, मेरी समझ से मुझे लगता है ये आसाम है। आसाम में जिस तरह से बीजेपी का उत्थान हुआ है, अगर लोकसभा के चुनाव देखें, उन्होंने कांग्रेस को 8% से पीछे छोड़ा, 7 लोकसभा की सीटें जीती, और 7 लोकसभा की सीटों को अगर विधानसभा में उसको अगर बदल के देखेंगे तो वो 70 विधानसभा क्षेत्र में आगे थे। अब उन्होंने बीपीएफ के साथ गठबंधन किया और एजीपी के साथ गठबंधन किया। निश्चित रूप से मुझे बहुत तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी असम में अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीपीएफ और एजीपी के साथ शायद मुमकिन ये भी हो कि बीजेपी को अपने दम पर वहां मेजॉरिटी मिल जाए। बीजेपी के वोटों में गिरावट जरूर आएगी। इसके 2 वजह हैं। एक वजह तो यह है बीजेपी कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन साथियों को सीट देनी है, बीपीएफ और एजीपी को। और दूसरी वजह यह है कि 6 विधानसभा के चुनाव हुए हैं लोकसभा के चुनाव के बाद। हर विधानसभा में बीजेपी के वोटों में गिरावट आई है लोकसभा के चुनाव की तुलना में। इसके बावजूद बीजेपी 4 राज्यों में अपना चुनाव जीती है। उसी जीत की कड़ी में मुझे आसाम भी एक कड़ी जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है बीजेपी के लिए। ओके, गौतम लाहिड़ी जी, बीजेपी को अगर इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा तो अपने टाई अप्स के कारण, क्योंकि उन्होंने बीपीएफ और एजीपी के साथ मिलाकर ये चुनाव लड़ने का एक डिसीजन लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एयूडीएफ से पल्ला झाड़ा है, और ये उनके लिए एक बड़ा डाउनफॉल होगा या बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा असम में? ये बहुत ही स्वाभाविक है, बट लेकिन आपको ये बताओ कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसमें सबसे एक्साइटिंग, मेरे हिसाब से सबसे एक्साइटिंग चुनाव होने जा रहा है असम में जी। बहुत स्वाभाविक है कि भाजपा ने अच्छे गठबंधन बनाया है। आपको याद दिला दूं, 2001 में भाजपा जो आज जो गठबंधन हुआ वही गठबंधन हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सिचुएशन बदल गया, इसलिए कि 15 साल का कांग्रेस का एक एंटी इनकम्बेंसी है। वो स्वाभाविक है। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फूट हो गया है, कुछ पार्टी के लोग बाहर निकल के गए, तो इसलिए ये एक
स्वाभाविक है कि वहां पे कांग्रेस जैसे 2001 में जो स्थिति में थे वो आज 2016 में नहीं है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो असम है, लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल हुआ था, जिस टाइम में हुआ था, आप देखिए इसके बाद अभी कुछ रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आ रहा है, बाकी नेशनल डेली में कुछ जगह पे छपा भी है कि ये बदरुद्दीन का पार्टी का रोल चुनाव के दौरान कैसे रहेगा, कि इनको फिर एक हैदराबादी वैसी तरफ माना जाएगा न कि सीरियसली ये मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव होके उभर के आएंगे। ये देखने वाली चीज है। अगर ये कामयाब नहीं होते हैं तो उतना मुझे जो लग रहा है सी वोटर का जो आंकड़ा है वो ज्यादातर पे सही लग रहा है। नहीं तो सी वोटर के आंकड़े को अगर हम देखें तो असम में एआईयूडीएफ को 12 सीट दे रहे हैं और कांग्रेस को 53 सीट दे रहे हैं। उस केस में रामकृपाल जी, एक पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकता है कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के बीच में। देखिए तमन्ना जी, कोई होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुर्सी वो सत्ता पाने के लिए कहीं से भी कुछ भी किया जा सकता है जी। लेकिन जैसा कि अभी संजय जी कह रहे थे और भी दादा कह रहे थे, एक बात तो तय है कि असम में अगर गोगोई अपनी कुर्सी बचा ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि ये ऐसा जैसे कि आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसा नहीं कि ओपिनियन पोल जो कह रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी ऐसा लग रहा है कि असम में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि ये जैसा लोकसभा में वोट परसेंटेज था वैसा देखिए लोकसभा का कभी भी राज्यसभा में नहीं आता, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल इश्यूज दूसरे होते हैं। लेकिन जिस तरह से सारी चीजें हैं वो उसमें नो डाउट कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा गेन होने जा रहा है। ये 5 विधानसभाओं के पुडुचेरी को लेकर के, इसमें अगर एक अकेली जिस पर बीजेपी की आंखें भी हैं अर्जुन की आंख की तरह असम, तो मुझे लगता है कि असम में ये कोई संकेत ऐसे नजर नहीं आते हैं कि कांग्रेस को कोई चांस है। हाँ, अगर बिल्कुल मामला ऐसा कांटे का आता है या ऐसी हंग असेंबली होती है, जबकि जनता ऐसा पिछले काफी दिनों से ऐसे फैसले दे नहीं रही है, जिसको भी जिताएगी पूर्ण बहुमत से जिताएगी। हो सकता है 19 मई को परिणाम चौंकाने वाले हों, और तो भी अगर चौंकाने वाले भी होंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कंफर्टेबल ढंग से सत्ता में आएगी। चौंकाने वालों में भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि हंग आए। तो मुझे लगता है कि जो संजय जी कह रहे थे और जो भाई साहब कह रहे थे जी, करीब करीब मैं इनसे सहमत हूं, उसमें असम में को लेकर के कोई दुविधा नहीं है। ओके, तो फिर ये सवाल आता है संजय कुमार जी, क्योंकि इन ओपिनियन पोल्स के मुताबिक, और इस पर ज्यादा ओपिनियन पोल्स अग्री करते हैं कि एलडीएफ वापस आ रही है केरल में, यूडीएफ निकल रही है। अगर कांग्रेस पार्टी असम हारती है और केरल भी हारती है, जहां वो गठबंधन में है, वेस्ट बंगाल में उनकी शेयर कम होती है, तो ओवरऑल पिक्चर इन इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए काफी खराब नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने खुद ही समराइज कर दिया। असम में कांग्रेस हार रही है, ये ऐसी मेरी रीडिंग है। केरल में एलडीएफ की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक इलेक्टोरल हिस्ट्री अगर आप देखें केरल की, तो केरल में पिछले 30, 35, 40 सालों में हर चुनाव में सरकार बदलती है, और कई संकेत और भी मिल रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि कांग्रेस की जो लेड वाली कांग्रेस से का प्रतिनिधित्व करती हुई ये जो यूडीएफ की सरकार है वो हारेगी और एलडीएफ जीतेगी, तो कांग्रेस की वहां भी हार होती है। और वेस्ट बंगाल में नंबर 3 और 4, बिल्कुल रामकृपाल जी सही कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नंबर 3 और 4 की है। तो नंबर 3 और 4 की लड़ाई में अगर कांग्रेस 3 भी हो जाती है तो भी हार है, बड़ी हार है, और अगर 4 हो जाती है तब तो बिल्कुल सफाया है। तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक चुनाव की उम्मीद है, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत निराशा होने वाली है कांग्रेस पार्टी को। और उसका रिवर्स अगर देखें ओपिनियन पोल्स के आधार पर, अगर बीजेपी, गौतम लाड़ी जी आपके लिए सवाल, असम ले जाए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो, तब एक नेशनल लेवल पर मजबूती मिलती है उनके पूरे चुनाव लड़ने के तरीके पर और जो प्लैंक्स हैं उन पर। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है तमन्ना जी, क्योंकि इस चुनाव में दोनों राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस का प्रतिष्ठा दांव पे है, लेकिन भाजपा को खोने का कुछ है नहीं, उसको पाने का है। इसलिए ये जो चुनाव का जो अभी उलझान जो ओपिनियन पोल से आ रहा है,
इसमें तो कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसलिए कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर तो सवाल निशान उठ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस के पास कर्नाटक छोड़ के कोई बड़ा राज्य उनके हाथ में नहीं रहे जी। सिर्फ हिमाचल, वो भी पता नहीं कब वो गिर जाएगी। ऐसी स्थिति वहां पे भी भगवाट रेबेल लोग वो अभी से सक्रिय हो गया है। नहीं, मणिपुर में भी अलार्म बेल, मणिपुर में भी ये भी एक सवाल है। तो कर्नाटक छोड़ के कोई राज्य शायद अगला 2017 का पहले जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश और पंजाब, इसका पहले कांग्रेस के लिए स्थिति उनका कार्यकर्ता के लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग एक इफेक्ट होगा। इसके लिए मैंने कहा शुरू में कि इनका प्रतिष्ठा दांव पे है आज। रामकृपाल जी, अंत में दोनों नेशनल पार्टीज के लिए, हालांकि ये बड़े प्लेयर्स हैं नहीं इन चुनावों में, असम को छोड़कर और बीजेपी स्पेसिफिकली वहां पर, क्या एक पिक्चर निकल कर आएगी? क्या आपकी रीडिंग्स होगी इन चुनाव परिणाम के बाद जब 19 मई को रिजल्ट आएंगे? तमन्ना जी, मैं इस पूरे 5 विधानसभाओं के चुनाव का लबो-लुआब बता दूं। गेनर नंबर 1 इज द लेफ्ट। लेफ्ट एक जगह पे सत्ता पा रही है और दूसरी जगह पे वो पोटेंशियल अपोजिशन बन रही है जी। नंबर 2 पे बीजेपी है, जहां वो एक जगह सत्ता पा रही है। नंबर 3 पे कांग्रेस चली गई, क्योंकि कांग्रेस देखिए सिर्फ वो अपनी असम में और केरल में गवाही नहीं रही है, बंगाल में जो अब तक वो अपोजिशन थी, मेन अपोजिशन पार्टी थी, उसका दर्जा भी वो गंवा रही है, उसका दर्जा सीपीएम के सिर जा रहा है। और वो था तो एक जो कभी ऐसा सपना होता था कि भाई कांग्रेस बड़ी पार्टी रहेगी, हालांकि सीपीएम ने पिछली बार कर दिया था, लेकिन एक पोटेंशियल कांग्रेस पार्टी थी, वो अब 3 और 4 की लड़ाई में आ गई है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, एक तो ओपिनियन पोल्स की तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल दौर, बीजेपी के लिए अच्छे खासी बढ़त हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल्स हैं, आखिरी फैसला अभी भी देखना बाकी है। 4 अप्रैल से महासंग्राम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार।